बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये डेफिनेशंस हैं दो, और इससे रिलेटेड हम एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ये है ऑर्थोगोनल सिस्टम और आर्थोनॉर्मल सिस्टम। ऑर्थोगोनल सिस्टम जो है वो स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? मसलन हम एक सेट ले लेते हैं, ये वाला सेट है, इसको हम इंडेक्स की फॉर्म में, इसको जो है वो यू आई बिलोंग्स टू सेट आई, यानी कि आई जो है वो बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। आई की जगह पे 1 2 3 4, तो इसका मतलब एस के अंदर एलिमेंट क्या हैं? U1 U2 U3। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्या हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। तो ऑफ द वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट, ये जो हम सेट ले रहे हैं ये कहाँ से ले रहे हैं? वेक्टर्स का सेट ये इनर प्रोडक्ट से ले रहे हैं, और इनर प्रोडक्ट हमारे पास है इनर प्रोडक्ट स्पेस V/R है। इसको हम कहेंगे ऑर्थोगोनल सिस्टम है। कब? ये सिस्टम, ये जो सिस्टम है एस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो है वो उनकी कोऑर्डिनेशन होती है तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। तो इसके अंदर भी हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं। तो ये वेक्टर कौन सा सिस्टम बनाते हैं? अगर इनके जो डिस्टिंक्ट वेक्टर्स हैं, आपस में नहीं बल्कि U1 की U2 के साथ, U2 की U3 के साथ, U1 की U3 के साथ, ये जो हमारे पास आपस में रिलेशन है वो अगर इफ़ इट्स डिस्टिंक्ट वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, यानी कि अगर इसके जो डिस्टिंक्ट वेक्टर्स हैं वो क्या हों? ऑर्थोगोनल हों। क्या मतलब कि UI UJ की इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगी। कब? UI UJ S से लिए जाएँ और S इज़ नॉट इक्वल टू J, ये डिस्टिंक्ट हो गया। I इज़ नॉट इक्वल टू J। मसलन I अगर मसलन 1 है तो ये 1 नहीं होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए, 3 4 5 सब के लिए, यानी कि 1 और J 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर्स हैं सब के लिए ये क्या होगा? 0 होगा। लेकिन 1 के लिए जो है वो उसकी कंडीशन इसके लिए जो है वो फुलफ़िल होना कि वो ज़रूरी नहीं है। तो क्या हो गया कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स अगर हम इस सेट में से लें और उनकी इनर प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल आए तो हम कहेंगे ये ऑर्थोगोनल सिस्टम है। और ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? अब ये देखें, ये इसके अंदर क्या है, ये इस यहाँ पे फ़र्क है, ये ऑर्थोनॉर्मल है। ऑर्थोनॉर्मल में एक और कंडीशन भी साथ जो है वो आ जाती है। इसी सेट को हम कहेंगे कि ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है। कब? कि अगर इसकी इनर प्रोडक्ट स्पेस 0 के बजाय डेल्टा IJ आ जाए, और डेल्टा IJ बेसिकली क्रोनेकेड डेल्टा होता है, और क्रोनेकेड डेल्टा जो है वो 0 के इक्वल होता है जब I इज़ नॉट इक्वल टू J, और 1 के इक्वल होता है जब I इज़ इक्वल टू J होगा। ठीक है, यानी कि I और J डिस्टिंक्ट के, वो तो उसी तरह ही है, डिस्टिंक्ट के लिए आंसर 0 हो, लेकिन सिमिलर के लिए आंसर जो है वो भी इसके लिए 1 होता है। जैसे 1 इज़ इक्वल टू 1 के लिए, 2 इज़ इक्वल टू 2 के लिए। अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास सेट है, ये इसके अंदर 3 वेक्टर्स हैं और ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है। ऑर्थोनॉर्मल सेट होने सिस्टम का होने का मतलब क्या है कि आप E1 की जो है इनर प्रोडक्ट E2 के साथ लेते हैं तो 0 आएगा, E1 की इनर प्रोडक्ट E3 के साथ लेते हैं तो 0 आएगा, E2 की E3 के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 0 आएगा। जैसे ये देखें, इसकी इनर प्रोडक्ट लें तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 आ गया, 0 को 1 से 0, तो 0 को 0 से, तो ये 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी इसी के साथ ही इनर प्रोडक्ट लें तो वो 1 आना चाहिए। जैसे E1 की E1 के साथ इनर प्रोडक्ट लें, E1 की E1 के साथ ही इनर प्रोडक्ट लें तो वो स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो 1 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 0 × 0, तो ये 1 के इक्वल ही आ जाएगा। इसी तरह E2 के लिए, E3 के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो सिस्टम है दैट इज़ दी ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है? ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है। लेकिन अगर हम इस सिस्टम की बात करें जिसमें U1 U2 U3 U4 ये दिया गया है, तो इसकी भी अगर हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो वो स्टूडेंट्स किसके इक्वल आती है? वो 0 के इक्वल आती है। मसलन U1 और U2 को ही मैं कंसिडर कर लूँ, U1 और U2 की इनर प्रोडक्ट लूँ, और जब भी इनर प्रोडक्ट जो है वो ना साथ डिफाइंड हो तो इसका मतलब क्या है कि यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट हमने लेनी है, और यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ही होती है। तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लें तो ये देखें 1 × 3 आ जाएगा, 1 × 3 प्लस -1 × 1 -1 × 1 प्लस 1 × -1 प्लस -1 × 1, तो ये क्या बनेगा? 3 -1 -1 -1, तो ये 0 के इक्वल आ गया। तो इसी तरह बाकी भी वेक्टर्स की आप
डिस्टिंक्ट वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो आपके पास 0 आएगी। लेकिन ये है कि u1 की u1 के साथ ही इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ये 1 के इक्वल नहीं है। इसलिए ये जो सिस्टम है ये आर्थोगोनल सिस्टम है। ये सिस्टम हमारे पास जो है वो आर्थोनॉर्मल सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम जो है आर्थोनॉर्मल के लिए बेसिकली दो कंडीशंस का फुलफिल होना, या इसका डेल्टा आई जे के इक्वल आना ज़रूरी है। और डेल्टा आई जे का मतलब ये है कि इसके जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर इसकी वैल्यू 0 हो, और जो सिमिलर हैं यानी कि उसकी अपने ही वेक्टर की उसी के साथ ही इनर प्रोडक्ट ली जाए तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स आर्थोगोनल सिस्टम क्या होता है, आर्थोनॉर्मल सिस्टम क्या होता है, और उसको हमने जो है वो एग्जांपल से जो है वो डिस्कस किया। इसके बाद हम एक और एग्जांपल को देखते हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 11, जिसमें वो कहता है कि लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शंस। रियल वैल्यूड्स वो होती हैं जिनमें R2R फंक्शंस होते हैं, यानी कि डोमेन और रेंज जो है वो हमारे पास क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर होती है। कंटिन्यूस फंक्शंस ऑन दी इंटरवल, यानी कि इस इंटरवल के ऊपर जो है वो फंक्शन डिफाइंड है, उसकी कंटिन्यूटी जो है वो डिफाइंड है, किसी जगह पे ब्रेक नहीं है। विद द इनर प्रोडक्ट डिफाइंड बाय, और इनर प्रोडक्ट ये डिफाइंड है। ये बात याद रखें स्टूडेंट्स, ये इंटरव्यू में भी बात का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंटीग्रल के लिए कौन सी कंडीशन जो है वो फंक्शन के ऊपर होना ज़रूरी होती है, तो वो कंटिन्यूटी की इक्वेशन होती है। बहरहाल -π to π f ऑफ टी g ऑफ टी डी टी f to g, ये जो इनर प्रोडक्ट है ये डिफाइंड है। हमें ये प्रूव करना है ये जो सिस्टम है, ये जो सेट है, ये आर्थोगोनल सिस्टम है। यानी कि ये आर्थोगोनल सिस्टम होने का मतलब ये है कि इसके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इनर प्रोडक्ट ले तो वो किसके इक्वल आती है, 0 के इक्वल आती है। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, इसके में एलिमेंट क्या है, ये भी cos 0 1 है, इधर sin 0 0 हो गया, तो ये बेसिकली सारे कॉज हैं और ये क्या हैं, ये साइन हैं। इसका मतलब ये है या इधर से हम एलिमेंट लेंगे तो काज का काज के साथ एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकता है, साइन का साइन के साथ डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकता है, और इसी तरह जो है वो काज का साइन के साथ डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। कैलकुलस के अंदर हम ये 3 रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमने प्रूव किए हुए हैं, उन रिज़ल्ट्स को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, आप याद रखेंगे। ये देखें स्टूडेंट्स, अगर लिमिट -π से π हो और काज और साइन आ जाए तो m की यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, m और n का मतलब इधर 1 हो, 2 हो, 3 हो। जैसे इधर मैं ये कहूँ कि cos ऑफ 2t है और इधर sin ऑफ 4t है या 5t है, जो भी है इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा जब cos और sin जो है वो आपस में आ रहे होंगे, या साइन पहले लिख लें cos बाद में लिख लें, तो इसका हमेशा आंसर तमाम m और n की वैल्यूज़ के लिए ये 0 ही होता है। दूसरी जो बात है कि दोनों जब साइन आ जाएंगे तो उस सूरत में जब m n के इक्वल नहीं है, यानी कि जैसे ये आप कह लें कि इधर पावर इसमें यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, इधर जो है वो पावर इसका कोएफिशिएंट जो है वो 2 ले लें, तो जब ये डिस्टिंक्ट होते हैं तो इसका आंसर 0 आता है, और जब m और n आपस में इक्वल हों और 1 से ग्रेटर हों तो इसका आंसर जो है वो क्या आता है, पाई आता है। इसी तरह दोनों काज जब आ जाएं, तो उस सूरत में क्या होता है स्टूडेंट्स के जब m n के इक्वल नहीं है, यानी कि डिस्टिंक्ट है, m और n आपस में इक्वल नहीं है, डिस्टिंक्ट है, तो उस वक्त इसका आंसर 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ, बाकी के लिए जो है वो पाई है और 2 पाई है, तो इसका मतलब 3 जो पॉसिबिलिटीज़ थी, तीनों केसेस के अंदर जब डिस्टिंक्ट हैं, इसमें तो सारे ही आ गए, तो डिस्टिंक्ट के लिए भी ये रूल होगा, और इसमें m इज़ नॉट इक्वल टू n, इसमें भी m इज़ नॉट इक्वल टू n के लिए आंसर 0 है। तो इसका मतलब ये जो सिस्टम है दैट इज़ दी आर्थोगोनल सिस्टम। ठीक है, आर्थोगोनल सिस्टम में क्या होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर्थोगोनल प्रॉपर्टी को बे करते हैं, यानी कि उनकी जो इनर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आर्थोगोनल सिस्टम और आर्थोनॉर्मल सिस्टम, उसको हमने जो है वो डिस्कस किया। इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट एक थ्योरम, 2 थ्योरम है, उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। जो एक थ्योरम है द मेथड ड्यू टू आरिफ रफ़ीक, और आगे इसके से रिलेटेड एक और जो है वो थ्योरम है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।